Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you are doing well. What are we going to do today? We are going to start the discussion of parajumbles. So it's going to be a very interesting class where first we are going to learn some basic strategies और उसके बाद इन strategies का application करेंगे to some of the questions, right? अब parajumbles हम verbal ability के section में डालते हैं यानी कि जहां पे आपकी रीजनिंग स्किल्स भी टेस्ट होती हैं। तो अगर आप देखोगे चाहे वो आईपी मैट एग्जाम हो या बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हो, वो स्टूडेंट्स को टेस्ट करना चाहते हैं कि उनकी स्किल सेट कैसी है टू कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यानी कि जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं उसको वो कितना अच्छे से समझ सकते हैं, कितना अच्छे से टैकल कर सकते हैं, राइट? तो इसके लिए पैराजम्बल्स बहुत बढ़िया टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं टू डील विद। तो जैसा नाम सजेस्ट करता है पैरा एंड जम्बल्स, तो आपको कई बार 4 कई बार 5 सेंटेंसेस दे देते हैं और उनको जंबल अप करके देते हैं, यानी एक पैराग्राफ के 5 या 4 सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करके आपको प्रेजेंट कर दिया, जंबल्ड फॉर्म में दे दिया और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उन सेंटेंसेस को रीअरेंज कर दे सो दैट यू कैन फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, राइट? अब इस केस में हमें 2 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है जहां पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड होते हैं, यानी कि आंसर चॉइसेस आपके पास है। तो फिर ये क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान होते हैं क्योंकि इफ यू हैव द ऑप्शंस तो आपका सिलेक्शन आसान रहता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम टीटा फॉर्मेट में कहते हैं। टीटा फॉर्मेट का मतलब टाइप इन द आंसर। तो टाइप इन द आंसर में क्या है, ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी अरेंजमेंट बनता है उसको टाइप करके अपना आंसर लिख देना है, राइट? तो दोनों ही तरीकों से सवाल पूछे जाते हैं। टू बिगिन विद पहले समझना कि पैराजंबल का क्वेश्चन दिखता कैसे है, कैसे स्ट्रैटेजीज की एप्लीकेशन होगी। हम पहले विद ऑप्शंस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आज की क्लास में और उसके बाद टीटा को पिक करेंगे, राइट? तो अब पैराजंबल्स को क्रैक करने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। आप कभी भी सेंटेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस को सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि ओवरऑल क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट राइटली। सो दिस इज माई फर्स्ट सजेशन कि पहले 4 सेंटेंसेस को या 5 सेंटेंसेस को जितने भी प्रोवाइडेड हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 4 सेंटेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें कि पैराग्राफ क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है, जिस्ट ऑफ द डिस्कशन यानी कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक बार आपको क्रक्स समझ में आ गया तो फिर अरेंजिंग द सेंटेंसेस वुड नॉट बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, राइट? यहां हम कहते हैं कि पहले इस पॉइंट पे जरूर फोकस करिए कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ डिस्कशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप सेंटेंसेस को रीड कर रहे हो आप ओपनिंग या क्लोजिंग सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ओपनिंग सेंटेंस वो जो पैराग्राफ को बिगिन करेगा और क्लोजिंग सेंटेंस वो जो डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड पे लेकर आएगा। तो यूजुअली पैराजंबल के क्वेश्चंस में हमें एक इन्वर्टेड फनल का स्ट्रक्चर मिलता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट सबसे जनरल होता है वो डिस्कशन को बिगिन करता है और जैसे जैसे आप डिस्कशन पे आगे बढ़ते जाते हो वैसे ही आप उसमें स्पेसिफिक्स को ऐड करते जाते हो, राइट? तो पहले जनरल डिटेल आएगी और बाद में स्पेसिफिकेशंस आते जाते हैं। तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलता है इन पैराजंबल क्वेश्चंस। अब जो जनरल स्टेटमेंट होगा वो यूजुअली ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह काम करेगा। तो जितने भी सेंटेंसेस है उसमें कोशिश करिए कि आप वो जनरल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लें। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा वो डिस्कशन को एक लॉजिकल एंडिंग देगा, राइट? तो यहां पर अगर आपको कुछ कंक्लूजन इंडिकेटर्स दिख जाते हैं, मैं यहां पर लिस्ट लिख देती हूं। कंक्लूजन इंडिकेटर्स यानी इन वर्ड्स को देखकर आप कई बार आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से कि क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है, कौन कौन से सेंटेंसेस कंक्लूजन की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स रहते हैं thus, therefore, hence, as a result. तो all these are the words which act as conclusion indicators in the discussion.
तो अगर आपको ये वर्ड्स मिलते हैं तो आपका कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, राइट? इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि दीज वर्ड्स विल बी प्रेजेंट, बट एट टाइम्स इफ दे आर प्रेजेंट यू शुड यूटिलाइज दीज वर्ड्स टू द मैक्सिमम, राइट? तो हमारा पहला पॉइंट क्या हुआ कि हम क्रक्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लुक फॉर अ मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, यानी कि आप ऐसे दो सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लीजिए जिनका एक के बाद आना जरूरी है, right? So there are two sentences which will be together and they will form a pair which is inseparable, right? Logically उन दो sentences में एक connect establish हो जाता है, mandatory हो जाते हैं, मतलब इन दो sentences का एक दूसरे को follow करना जरूरी है। तो अगर आप ऐसा कोई mandatory pair identify कर लेते हो तो आप गेम बहुत extent तक कंट्रोल कर लेते हो, सिंप्लीफाई कर लेते हो। अब mandatory pair कैसे हो सकता है? जैसे इफ आई से आई रियली वांटेड टू अटेंड द पार्टी, और एक स्टेटमेंट ये है और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है बट आई कुड नॉट गो बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल रीजंस, तो आपको समझ में आता है ये पेयर बनाएगा, राइट? जैसे अगर कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो गया, राइट, तो एक मैंडेटरी पेयर बन सकता है, राइट? कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया, वो एक मैंडेटरी पेयर बन सकता है। प्रोज और कॉन्स हो गए, ये एक मैंडेटरी पेयर बन सकता है। तो आप पूरे डिस्कशन में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगी अभी कुछ क्वेश्चंस में कि कौन से वो दो सेंटेंसेस हैं जो आपस में एक साथ जेल करके एक पेयर बना लेंगे, राइट? तो मैंडेटरी पेयर, सपोज करिए आपके पास चार सेंटेंसेस हैं ए बी सी डी, राइट? आपने ये रियलाइज कर लिया कि बी के बाद डी आना तो जरूरी है, तो आपकी आधी से ज्यादा सॉल्विंग तो यहीं पर सॉर्ट हो गई, राइट? तो मैंडेटरी पेयर्स अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो इट विल एक्चुअली मेक थिंग्स इजी फॉर यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व करें। ट्रांजिशंस, अगर मैंने आपको पहले आपने मेरी कोई वीडियो देखी है, मैं ट्रांजिशन वर्ड्स पे बहुत एम्फेसाइज करती हूँ। मुझे लगता है कि ट्रांजिशन वर्ड्स वो क्लूज हैं जो अगर स्टूडेंट्स यूटिलाइज कर लें तो ओवरऑल इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलती है उनको। कैसे, क्या होते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स? वर्ड्स लाइक हेंस, देयरफॉर, ये तो कंक्लूजन इंडिकेटर्स भी हो गए, बट वर्ड्स लाइक बट, येट, नॉनदलेस, इन स्पाइट, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, ये सारे के सारे ट्रांजिशन वर्ड्स है। तो अगर सपोज आपने देख लिया मोर ओवर, तो इससे पहले आपको ट्रांजिशन वर्ड अगर दिख गया है कि मोर ओवर देयर वर अदर अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम, तो मोरोवर आ गया, यानी मोरोवर वो पर्टिकुलर सेंटेंस है जो डिस्कशन को आगे लेकर जा रहा है, यानी इससे प्रीवियसली एक पॉइंट होना चाहिए जो कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल देगा मोरोवर देयर आर अदर एस्पेक्ट्स, राइट? और जो मोरोवर के बाद वाला सेंटेंस होगा वो उन एस्पेक्ट्स को हो सकता है डिटेल में बात कर रहा हो। तो इस तरह से कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना बिटवीन टू सेंटेंसेस और अमंग मेनी सेंटेंसेस बिकम्स ईजियर, राइट? तो जितना हो सके ट्रांजिशन वर्ड्स को ऑब्जर्व करिए, ये आपको मैंडेटरी पेयर को भी ढूंढने में मदद करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्लू है, प्रोनाउंस को देखिए। देखिए अगर मैं यूज कर रही हूं प्रोनाउंस, क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं रिप्लेसर्स। रिप्लेसर्स मतलब वर्ड्स दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स, राइट? जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सो इफ देयर इज एनी रिप्लेसर इन द सेंटेंस, रिप्लेसर यानी कि ही, शी, दे, देम, ऐसा कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो इससे पहले रेफरेंस आना जरूरी है नाउन का, राइट? तो कहीं भी आपको प्रोनाउन दिख रहा है उसके पहले प्रोनाउन किस नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है उसका डिस्कशन होना जरूरी है। तो ये भी पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करता है। एक प्रोनाउंस और एक आप और वर्ड ऐड कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं, राइट? जैसे दीज, दोज, दैट। तो अगेन दीज वर्ड्स नीड टू हैव अ रेफरेंस स्टेटमेंट बिफोर इट टू ब्रिंग क्लैरिटी, राइट? सो इफ यू आर केयरफुल अबाउट ऑल दीज 5 स्टेप्स, आप देखोगे कि क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी गो टू द क्वेश्चंस। तो जो पहला सजेशन है कि आप क्रक्स आइडेंटिफाई कर लें, जिस्ट समझ लें कि पैराग्राफ क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है, राइट? सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस करी वो है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को लेकर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा, हो सके तो मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। मैंडेटरी पेयर वो दो सेंटेंसेस हैं जो आपस में एक साथ आने जरूरी हैं। उसके बाद ट्रांजिशन वर्ड्स, वर्ड्स लाइक येट, बट, फर्दर मोर, इससे आपको मैंडेटरी पेयर ढूंढने में भी मदद मिलेगी और फ्लो ऑफ आइडियाज को समझने में भी बहुत हेल्प मिलेगी।
और जो लास्ट स्टेप है वो है कि प्रोनाउंस ढूंढ लीजिए। अगर प्रोनाउंस का रेफरेंस है तो पहले प्रोनाउन किस नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है वो क्लैरिटी मिलनी जरूरी है, राइट। अब एप्लीकेशन देखते हैं टू सम क्वेश्चंस। आई एम पुटिंग ऑल दीज एनोटेशंस हियर ऑन द बोर्ड so that you can make your notes, or whenever you are downloading the PDF you have it handy in front of you, right? So now let's solve this question and understand how do you tackle parajumbles, right? So let's read this first to understand what is the crux. Having cancer is often one of the most stressful experiences in a person's life. They also allow people to learn from others facing similar situation. The groups are gaining popularity these days as they allow volunteers to talk with those who are living with cancer. But these days, to pay attention to the transition word, but these days there are support groups that help patients cope with the emotional aspects of cancer by providing an opportunity to share feelings and challenges they face with others. तो अब आप ये सारे सेंटेंसेस में देखोगे तो आपको एक तो ये रियलाइज होगा कि इसमें जो सबसे प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट है वो पी हो सकता है, राइट? कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि कैंसर होना एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है। अब हमारे पास ट्रांजिशन आया बट का, यानी कि इफ आई से आई वांटेड टू अटेंड द पार्टी बट सम गेस्ट केम एट माय प्लेस, तो बट से आपको पता चलता है ना वी आर टेकिंग द डिस्कशन टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बट का जस्टिफिकेशन यहाँ पर होना जरूरी है। तो अगर आप सेंटेंस देखोगे कि बट के पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, तो आप कहोगे कि कैंसर बहुत स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है, पर अब क्या हो रहा है, दीज डेज व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर सपोर्ट ग्रुप्स दैट हेल्प पेशेंट्स कोप अप विद इमोशनल aspects of cancer and how that has been explained. So P can be an opening statement and then we can realize that what is the next statement that can follow, that will be S. तो आपने opening statement भी अपने लिए identify कर लिया और यहाँ पर आपको but transition ने help किया to identify कि जो हमारे पास P और S है वो क्या बन गया है, वो एक mandatory pair बन गया है। That means P के बाद S का आना असेंशियल है। दिस इज वन पर्टिकुलर सेट दैट वी कैन डेफिनेटली से इज कंपल्सरी, राइट। अब हमारे पास बचते हैं दो सेंटेंसेस। तो पहले हम देखते हैं क्या हम केवल P और S के बेसिस पे कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बहुत सारे कर सकते हैं। PS का कॉम्बिनेशन तो केवल D चॉइस में ही बचता है, बट अगर आपके पास टीटा फॉर्मेट में क्वेश्चन आता तो हम आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते और आर स्टेटमेंट एस को हेल्प कर रहा है बिल्ड करने में कि द ग्रुप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी दीज डेज एज दे अलाउ वॉलंटियर्स टू टॉक विद दोज हु आर लिविंग विद कैंसर, राइट। तो यहां पर प्रीवियस सेंटेंस ने कहा था एस ने कि by providing an opportunity to share the feelings, तो आर ने उसी आइडिया को बिल्ड करने की कोशिश करी, तो इसके बाद आर आ जाएगा। अब PSR तो आपका सॉर्टेड है। अब हमारे पास बचा क्या स्टेटमेंट, क्यों बचा, और यहां पर देखिए दे ऑल्सो अलाउ, सो व्हाट आर दे अलाउइंग, दे अलाउ द वॉलंटियर्स टू टॉक विद those who are living with cancer, they also allow people to learn from others, तो also वाला पॉइंट आ गया। तो also से भी पता चला कि एक तो ये पॉइंट अलाउ करते हैं और एडिशनल क्या अलाउ करते हैं, वो स्टेटमेंट क्यू ऑफर कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप आर क्यू को भी लेबल कर सकते हो मैंडेटरी, राइट। सो अब अगर आप टीटा फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलता तो भी आप हैंडल कर सकते थे, और अगर ऑप्शंस मिल गए तो आपका तो गेम बहुत ही आसान है। अगर ऑप्शंस मिलते हैं तो आप उसको फुल्ली यूटिलाइज करिए, राइट। उसमें तो कोई हिचक ही नहीं रखनी कि मैं तो चारों सेंटेंसेस को एक बार प्रॉपरली खुद से अरेंज करके देखूंगी फिर ऑप्शंस को टारगेट करूंगी। इफ यू आर एबल टू मेक आउट की, जैसे इन दिस केस इट इज वेरी इजी टू मेक आउट दैट पी इज एन ओपनिंग स्टेटमेंट, उसी के ग्राउंड पे आप कुछ चॉइसेस एलिमिनेट कर सकते हो, और एक बार मैंडेटरी पेयर एस्टैब्लिश हो गया फिर तो गेम आसानी हो गया। सो इफ देयर आर ऑप्शंस you can speed up. In case there are no options, then of course you can figure out the correct combination. Look for the opening statement, look for the mandatory pairs, and then go ahead to pick the final one. चलिए अब next question देखते हैं। So you can read this particular question and then we will discuss this together. I'll give you a minute to read this nicely. So she started the Udaipur based organization Shikshantar, Shiksha and Antar, that's how the words are together,
to create a space for self-directed learning called unschooling. तो she कौन है, यानी this cannot be the opening statement. जब मैं आपको pronoun clues की बात कह रही थी तो मैं यही कहना चाह रही थी कि she का पहले reference आना चाहिए, that who is she referring to. That means I cannot have P as my starting statement. So clearly what I can do with the available options is that I can eliminate choice A. देखिए इस तरह के parallelly भी अगर आप reasoning करते रहोगे तो भी आप questions में time कम लोगे, right? So you can do some basic reasoning कि जैसे she मेरा opening statement नहीं हो सकता, अच्छा opening statement नहीं हो सकता, फिर एक A मेरी answer choice नहीं हो सकती. तो देखिए आप जितना हो सकेगा आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करेंगे उतना क्विकली आप करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे या उतना अपने ऊपर से लोड कम करेंगे. अब देखिए, it also organizes week-long camps where children involve themselves in local communities and interact with other kids who do not attend school. ठीक है, तो it किसको रेफर कर रहा है ये भी हमें ढूंढने की जरूरत है. निधि जैन हैज बीन एन अनस्कूलिंग पेरेंट फॉर ओवर 2 decades. तो हमें शी का आंसर मिल गया कि शी कौन होगी, निधि जैन होगी, राइट. सो अब हमें ये समझ में आ गया कि शी किसकी बात हो रही है. तो हम इस प्रोनाउन क्लू को कहीं ना कहीं बहुत आसानी से यूटिलाइज कर लेंगे. एंड आउट ऑफ द गिवन डिस्कशन सबसे प्रॉमिसिंग तो आर ही लग रहा है. पी और क्यू ओपनिंग हो नहीं सकते, तो आउट ऑफ द 3 आर कैन बी अ गुड ओपनिंग स्टेटमेंट. एक बार हम सेंटेंस 4S भी देख लेते हैं. The organization arranges everything from internships in filmmaking to cooking for unschooled kids. तो देखिए आर के बाद जो बेस्ट सेंटेंस फिटन होगा वो डेफिनेटली फिर पी हो जाएगा, राइट. सो वी कैन से कि निधि जैन हैज बीन एन अनस्कूलिंग पेरेंट. अब उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड विद द उदयपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस आ गया, यानी आर के बाद पी आना जरूरी है, यानी एक मैंडेटरी पेयर बन गया. तो आरपी मैंडेटरी पेयर बन गया तो हम कोई आंसर चॉइस पिक कर सकते हैं. एब्सोल्युटली, हमें बी तो दिख ही रहा है. अब यानी कि आर और पी का कॉम्बिनेशन ना सी में है ना डी में है, तो दैट इज क्लियर कि हमारा बी करेक्ट आंसर होगा. बट अगर सपोज करिए टीटा फॉर्मेट में आता तो आप आर और पी से तो कनेक्ट कर गए, राइट. अब हम आगे क्या कर सकते थे, हम इस क्लू को भी यूटिलाइज कर सकते थे. इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस. तो ऑल्सो क्या होता है, आई विल टीच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो पैराजम्बल्स. तो ऑल्सो से पहले एक मेन पॉइंट होना चाहिए, तभी ऑल्सो का मतलब क्या है, इन एडिशन टू. तो ऑल्सो तो आइडिया को बिल्ड करेगा, राइट. तो फिर एक बार हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा सेंटेंस बचा. हमारे पास अब ये सेंटेंस है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दिस अरेंजेस एवरीथिंग फ्रॉम इंटर्नशिप्स इन फिल्म मेकिंग टू कुकिंग फॉर अनस्कूल्ड किड्स. इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस. सो अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग दैट इज मेंशन्ड इन सेंटेंस क्यू. तो यानी कि एस और क्यू भी हमारा मैंडेटरी पेयर है. तो आरपी मैंडेटरी पेयर है, एस क्यू मैंडेटरी पेयर है. आर से डिस्कशन होना जरूरी है क्योंकि निधि जैन ने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है. सो दैट विल बी द ओपनिंग स्टेटमेंट, राइट. सो that way also if it is a theta question you can come to RPSQ as the correct answer. I hope this is clear. ठीक है, चलिए अब हम next question देखते हैं. Read this nicely and then we will solve it. Though everything was on the up and down for Halsman, yet something was not quite right. Acha. At 19, he enrolled in the culinary. So this cannot be the opening statement. In the Culinary Institute of America before heading to the West Coast to cook for such well-esteemed restaurants as Palladian, Napa and Aqua. He got a little fed. Again देखो Q और R मेरे opening statements नहीं हो सकते, वो choices भी नहीं है. खैर तो then in that case we can't do anything except to get the information right. He got a little fed up with the kitchen and started to feel that he wanted to do something different with it. So Halsman, a well-known chef, started his career at the age of 15 when the prodigy is a genius. ठीक है, genius began cooking under Eric Rippert at the iconic New York restaurant Lee Bernardin.
तो ये देखिए, यानी कि आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अब यहां पर बता दिया हॉल्जमैन कौन है। हॉल्जमैन की ओपनिंग लाइन दे दी कि 15 साल की उम्र में ही स्टार्टेड कुकिंग। तो अभी सारे स्टेटमेंट्स में देख लो, सबसे प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट क्या हो गया? एस हो गया। यानी कि अगर मेरा एस ओपनिंग स्टेटमेंट है तो ए और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। अभी आपको पैरेलली करते रहना है। अगर ए और डी एलिमिनेट हो गए, अब हमारे पास दो चॉइसेस ही हैं। तो पहले हम 15 साल की बात कर रहे हैं, फिर 19 साल की उम्र में क्या हुआ, राइट। क्रोनोलॉजिकली आप स्टोरी सुनाना शुरू करोगे। अगर एज का रेफरेंस दे दिया तो 15 के बाद आप 19 पे जाओगे, फिर 25 पे जाओगे, 15 के पास 40 पे तो नहीं जा सकते, राइट। यानी कि हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एस के बाद क्यू का आना जरूरी है, बिकॉज दैट्स हाउ अ मैंडेटरी पेयर कैन बी एस्टैब्लिश, और क्रोनोलॉजी भी एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो क्रोनोलॉजी भी एस्टैब्लिश हो गई, मैंडेटरी पेयर भी मिल गया, आइडिया बिल्ड भी हो गया। तो एस और क्यू, तो एस और क्यू वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, राइट। अगर तो आपके पास ऑप्शंस है, आप बी को बहुत इजीली पिक करके आ सकते हो, पर अगर आपके पास टीटा फॉर्मेट में ये क्वेश्चन होता तो आप क्या करते? इसके बाद क्यू पढ़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ रही है कि 19 में उसने अपनी इनरोल कर लिया और बहुत वेल एस्टीम्ड रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा था। तो यहां पर ट्रांजिशन आया दो। तो अगेन दो इज अ नेगेटिव ट्रांजिशन वर्ड। एवरीथिंग वाज ऑन द अप एंड अप, तो यहां पे दिख तो रहा है कि सब अच्छा ही चल रहा है, बट देयर वाज स्टिल येट समथिंग वाज नॉट क्वाइट राइट। तो अब व्हाट वाज नॉट राइट, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन सेंटेंस आर that he got a little fed up with the kitchen and started to feel that he wanted to do something different with it, right? तो आप देखोगे P और R भी एक्चुअली एक मैंडेटरी पेयर की तरह काम कर रहा है, और अगर आप दो स्टेटमेंट में दो को पकड़ लेते हो तो आप क्यू से भी बहुत इजीली कनेक्ट कर जाओगे कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही जा रहा था, स्टिल समथिंग वाज नॉट राइट, एंड व्हाट ही वांटेड टू डू, ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सो दैट्स हाउ आल्सो इन केस इट इज इन अ टीटा फॉर्मेट यू कैन स्टिल डील विद द क्वेश्चन, इजंट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू कैन रीड इट नाइसली एंड देन वी विल डिस्कस। चलिए अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। The ingredients must therefore be of the finest quality। तो therefore अगर एक कुछ कंक्लूजन वाला रिमार्क है, यानी कि इससे पहले एक बेस स्टेटमेंट होना जरूरी है, तो देख लेते हैं कि कोई बेस स्टेटमेंट होता है जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। When you have them right and keep practicing, you are sure to bake some of the yummiest cakes. So you have them right. Have them right possibly ingredients को रेफर कर रहा है, इतना आप logically infer कर सकते हो, but you can read all the sentences before taking any strong conclusion. सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट लाइक बेकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मेनी थिंग्स। तो अब पी क्यू आर में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि बॉस आर से बढ़िया कोई ओपनिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकता अगर हम पी क्यू आर को ही कंपेयर करें। बाकी एस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्टली, unless you have the right ingredients and recipe, it's not going to work. So it's like baking a cake, और सबसे पहले क्या जरूरत है? Pay attention to this word firstly. तो it's just like baking a cake that requires many things. So many things में जो पहली thing है, तो how are we getting it? Again transition. What is the transition? Firstly, तो R opening हो गया, S तो follow करना ही है। इस तरह से आप mandatory pair identify कर लेते हो, right? अब R S का ऑप्शन है ही केवल B में, यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट अगर आपके पास टीटा फॉर्मेट में आता तो आप क्या करते? आर और एस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमारे पास राइट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अब पी सेंटेंस भी इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी को ही बिल्ड कर रहा है, तो एस के बाद फिर पी आएगा, क्योंकि कह रहा है कि इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, राइट। कि अगर इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है तो फिर उनका बेस्ट क्वालिटी का होना जरूरी है। सो आफ्टर एस पी शुड फॉलो। And when you take a look at statement Q, when you have them right, have is them is again ingredients, and you keep practicing, you are sure to bake some of the yummiest cakes. So देखिए क्यू एक डिस्कशन को लॉजिकल एंड देगा। पहले उसने कहा कि सक्सेस कैसी है, इट्स लाइक बेकिंग द केक दैट रिक्वायर्स मेनी थिंग्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? एक ही का जिक्र किया कि तुम्हारे पास राइट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर राइट इंग्रेडिएंट्स है तो वो फाइनेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, और अगर तुम्हारे पास फाइनेस्ट क्वालिटी के हैं, गॉट देम राइट, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग टू बेक सम ऑफ द बेस्ट केक्स, राइट। सो क्यू कैन ब्रिंग द डिस्कशन टू अ लॉजिकल एंड। सो we have attempted both the ways the question। अगर ट्रेडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं, नथिंग लाइक इट, आप फटाफट से आंसर चॉइसेस को ऑब्जर्व करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, राइट। और अगर आपको कहीं टाइप इन द आंसर फॉर्मेट मिलता है तो वो भी आई हैव मेड एन अटेम्प्ट कि आपको कुछ
क्लू मिल जाए, कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, राइट? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रक्स को आइडेंटिफाई जरूर करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। थर्ड, मैंडेटरी पेयर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांजिशंस पे ध्यान दीजिए, राइट? और डेमोन्स्ट्रेटिव्स का भी ध्यान रखेंगे, राइट? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन, राइट? आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो। आपको मजा आया पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। खूब मेहनत करिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।